हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे वर्बल रीजनिंग में सिलोजिज्म के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो सिलोजिज्म के ऊपर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्बल रीजनिंग में। इससे पहले वर्बल रीजनिंग में आप लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स देख चुके हैं, जो कि सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप वर्बल रीजनिंग जैसे में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है सिलोजिज्म के ऊपर। तो जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं एक्स, वाई और जेड, यहाँ पे ये 3 दिखा रखे हैं, 3 सर्कल्स, और इसको हम लोग वेन डायग्राम भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं कि जो कुछ एक्स का पार्ट है वो वाई में है, कुछ वाई का पार्ट जेड में है, कुछ जेड का पार्ट एक्स में है। तो काफ़ी सारे कॉमन पार्ट्स हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम एक्स आर वाई, सम वाई आर जेड, सम जेड आर एक्स। तो इसी को हम लोग कहीं ना कहीं जब यूज़ करते हैं और हम इसे बोलते हैं सिलोजिज्म। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे एग्जाम में तो आप हमेशा बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, पर अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा आंसर निकालने में, और हो सकता है आप गलत भी आंसर निकाल दो। तो 2 चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे इस वीडियो में। एक तो टाइम मैनेजमेंट, कि जल्द से जल्द कैसे आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं जब क्वेश्चन सिलोजिज्म के ऊपर आया हो। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सिलोजिज्म के ऊपर। सो सिलोजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच अ कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम 2 or 3 गिवन प्रपोजिशंस और स्टेटमेंट्स। तो ये उस तरह की रीजनिंग होती है जिसमें हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं किसी स्टेटमेंट्स, 2 या 3 स्टेटमेंट्स के रिलेटेड में। इट यूज डिडक्टिव रीजनिंग रेदर देन इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझे को बताएं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, और ये भी आजकल पूछा जाता है। पर अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। पर अब बात करते हैं वापस वीडियो के बारे में, जिसमें हम बात करें डिडक्टिव रीजनिंग की। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है इन डिटेल हम इसके बारे में आगे बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद सिलोजिज्म में क्या होता है, वी हैव टू टेक गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे आर नॉट एट अ वेरिएंस फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स। हाँ, मान लीजिए आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जो कि गलत हैं, आप कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट्स गलत हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट में लिखा है 2 + 3 = 4। 2 + 2 4 होता है, आप सब जानते हैं। पर अगर स्टेटमेंट में लिखा है 2 + 3 = 4 तो उसको ही मानना है। उसी तरीके से हो गया 2 + 3 = 4 है या फिर 5 है। जैसे कि 2 + 4 हमारे पास, हम इसको 5 की जगह यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 5 है। ऐसे 2 + 5 6 है, 2 + 6 7 है। तो 2 + 7 कितना होगा आप बताएं? 8। तो जो भी मेथड आपने इसके लिए यूज़ किया, इसको बताने के लिए जो भी मेथड आपने यूज़ किया इसको निकालने के लिए, तो आपने यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉन कर लिया। आपको पता ये गलत ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है जो ये बता रहे हैं वो गलत है, पर फिर भी आपको खुद का नहीं सोचना है, आपको आंसर बताना है उसके अकॉर्डिंग ही। तो जो सिलोजिज्म होता है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इन्फेरेंस और डिडक्शन। सिलोजिज्म इज अ लॉजिकल आर्गुमेंट वेयर अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड फॉर्म, जो से हम कंक्लूजन कहते हैं, इज इन्फर्ड फ्रॉम 2 or more क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। तो सिलोजिज्म का मतलब अब तक आप लोग समझ गए होंगे, पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक बैंक एग्जाम हो गए, रेलवे एग्जाम हो गए, एसएससी एक्सेट्रा, वहाँ पे ये जनरली हाईली वेटेज में पूछा जाता है रीजनिंग सेक्शन के अंदर। और आजकल में जो एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसमें अगर हम देखें, जो मेन जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो ये है कि जो सिलोजिज्म है उसके ऊपर क्वेश्चंस रीजनिंग सेक्शन में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट वीडियोस में अगर आप देखें तो मैं कहता था कि 1 to 5, पर यहाँ पे 4 to 5। तो आप समझ सकते हैं कि मिनिमम 4 क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक पे काफ़ी सारे एग्जाम्स में। तो इसीलिए ये हाईली वेटेज है। और मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ते नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं अगर 20 से 25 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ तो वो आप उसमें अच्छे से समझ पाएँ। उसके बाद प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप कितनी करते हैं।
पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक्स जो है अगर क्लियर हो पा रहे हैं वीडियो में, तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी है। तो इसीलिए जो सिलोजिज्म की ट्रिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ ट्रिक्स और ट्रिप्स की। कैंडिडेट शुड फॉलो दिस मेंशन्ड सिलोजिज्म ट्रिक्स, इट विल हेल्प देम टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑन दिस। तो सिंपल सी हम ट्रिक्स की बात करते हैं। हमारे पास 3 मेन ट्रिक्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ट्रिक में हमारे पास है ऑलवेज पेज अटेंशन टू वर्ड्स लाइक सम, अ फ्यू, ऑल, एटलीस्ट। ये जो वर्ड है सम, तो मैंने आपको ऊपर अभी बता चुका हूँ, सम आर एक्स, सम एक्स आर वाई, सम वाई आर जेड, सम जेड आर एक्स, तो मैं बता चुका हूँ। अ फ्यू, ऑल, एटलीस्ट, यही वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने में मदद करेंगे, तभी आप सिलोजिज्म के ऊपर आने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। जितना भी आप इसमें टाइम लगाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपकी इन वर्ड्स पे प्रैक्टिस बन पाएगी, तभी आप समझ पाएंगे कि इनका मतलब क्या है, तभी आप वेन डायग्राम बना पाएंगे। सारी बातें मैं आगे करूंगा वीडियो में, पर ये हमेशा कहीं पे नोट कर लें कि याद रखना है कि इन वर्ड्स पे अटेंशन देनी है। These words form the base to solve the syllogism questions. Second tip क्या है? The best syllogism trick is to solve questions in form of Venn diagrams, and this will make the explanation more clear and simplified. तो कुछ मेथड्स होते हैं। एक Venn diagram मेथड आप लोग सब जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो जो Venn diagram का जो कहीं ना कहीं जो मकसद है पीछे, वो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना भी है, और वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। काफ़ी लोग वेन डायग्राम्स में पहले ही बहुत अच्छे होंगे, तो ज़रूर वो लोग इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। पर अगर आप ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो भी हम इस वीडियो में अच्छे से इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपको समझ में आ पाए। थर्ड है, पर एक लास्ट नहीं है, पर और भी टिप्स हो सकती है, पर जो मैंने मेन टिप्स यहाँ पे 3 ली है, उसमें जो थर्ड है लास्ट, नेवर एज्यूम एनीथिंग वाइल सॉल्विंग द सिलोजिज्म क्वेश्चंस, the only data has to be followed while solving the question is that data mentioned in the question. No extra assumption should be made while solving the questions. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। No extra assumption must be made while solving the questions. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था 2 + 3 अगर 5 लिखा है तो वो अगर 2 + 3 4 लिखा है तो 5 तो होता ही है। 2 + 3 = 4 लिखा है तो मान लो वो सही है। Statements are factual even they are not in practical life. If you know that, अगर आप जानते भी हैं कि वो सही नहीं है, तब भी मान लीजिए वो सही है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट के और अकॉर्डिंग और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ही आंसर बताना है। आपको अपनी एजम्पशन नहीं रखनी है। नो एक्स्ट्रा एजम्पशन शुड बी मेड। तो एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो स्टेटमेंट हमारे पास दी है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर बर्ड्स। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। सब कैट्स डॉग्स नहीं होते, सब डॉग्स बर्ड्स नहीं होती, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। पर हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम मान रहे हैं कि दोनों सही स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट सही है, आप बिल्कुल मान लीजिए, आप कंक्लूजन पे जाइए। ऑल कैट्स आर बर्ड्स, जो सभी कैट्स हैं वो बर्ड्स हैं। इसमें क्या लिखा है? कैट्स। मान लीजिए कैट्स है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, इसका मतलब क्या है? जो सभी कैट्स हैं वो डॉग्स है। इसका मतलब डॉग्स को अगर हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, जो डॉग्स हैं सभी कैट्स डॉग के अंदर हैं। ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, तो सभी जो डॉग्स हैं वो क्या है? बर्ड्स। आप समझ पा रहे हो कैसे? अगर हम लोग इसको लेते हैं यहाँ पे, और ब्लू है हमारा डॉग्स के लिए और सी है कैट के लिए, रेड है कैट के लिए। तो हमें कंक्लूजन में कहा गया ऑल कैट्स आर बर्ड्स, तो ये लाइन क्या सही है? हाँ, दिस कंक्लूजन इज क्वाइट विजिबल, बट टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वी हैव सम स्टैंडर्ड मेथड्स। इसका मतलब क्या हुआ है? हमने ये कैसे ड्रॉ करा, पहले मैं बताता हूँ। वेन डायग्राम में क्या होता है हमारे पास, जहाँ पे लिखा हो कैट्स और डॉग्स, अगर सभी कैट्स डॉग्स हैं, इसका मतलब क्या है? और हम ये कह सकते हैं कि अगर डॉग्स के अंदर, अगर ये डॉग्स का सर्कल हम लोग बना रहे हैं कि सब डॉग्स इसमें हैं, तो लिखा है ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो जो सभी कैट्स हैं वो भी डॉग्स हैं। पर ऑल डॉग्स आर कैट्स नहीं लिखा है, तो ये जो है ये वो एरिया है जो कैट नहीं है, ये सारा, और ये कैट है।
ऐसे ही सेम बर्ड के लिए है। पर जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं तो हम दो मेथड यूज़ करते हैं मोस्टली, एनालिटिकल मेथड और वेन डायग्राम। तो यहाँ पे यूज़ होगा वेन डायग्राम। एनालिटिकल मेथड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस दोनों मेथड के ऊपर ही अलग अलग वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं इनका तो डिफरेंस बताऊँ या इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। पर अभी हम लोग वेन डायग्राम से सिलोजिज्म के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। सम एंड्स आर पैरेट्स, ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में है ऑल एप्पल्स आर पैरेट्स, सम एंड्स आर एप्पल्स। अभी तो ये देखिए, अगर आप लोग पहले ना जानते हो कि हम लोग इसे वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं तो एग्जाम के टाइम में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बेस्ट चीज़ यही है कि आपको पहले से पता हो कि कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो आपको कम टाइम लगेगा एटलीस्ट, मैं समझता हूँ, इवन अगर आप सही भी आंसर निकालते हैं तो। अब बात करते हैं सम एंड्स आर पैरेट्स, ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स। तो जो सभी पैरेट्स हैं वो क्या हैं, एप्पल्स। तो हम लोग एप्पल का इसको बना देते हैं, ये एप्पल्स हैं और पैरेट्स इसके अंदर है। ये लाइन क्या हमें कह रही है, सम एंड्स आर पैरेट। यहाँ पे कुछ जो एंड्स हैं वो क्या है, पैरेट्स, सारे नहीं। तो ये सिर्फ जो हिस्सा है मान लेते हैं, अगर ये एंड्स है और ये पैरेट है, आप समझ पा रहे होंगे। मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग से आप लोग समझ पाएँ। ये पैरेट है और ये एंड्स हैं। अगर मैं इसमें एंड्स को ये रंग दे रहा हूँ तो सेम यहाँ पे भी आ रहा है, आप ध्यान से देखें। ऐसे ही एंड्स के लिए ये है और एप्पल्स के लिए मैं एप्पल्स के लिए रेड कर देता हूँ। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं और हम लोग अगर इन दोनों को जोड़कर बनाने की बात करते हैं, तो अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इसे एप्पल बना लेते हैं, अगर हम मान लीजिए आप सर्कल नहीं बनाना चाहते, या चलिए सर्कल बना लेते हैं, अगर आप चाहें तो सर्कल भी बना सकते हैं, जो चाहें आप वैसे बना सकते हैं। और ये हमारे पास पैरेट हो गया, ये हमारे पास एंड्स हो गई। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, और जो हमें गिवन है, अब हमें और कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने इतना समझ लिया। अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल एप्पल्स आर पैरेट्स, क्या सभी एप्पल्स पैरेट्स हैं? नहीं। ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है ये सिर्फ एप्पल का ही है। ये जो एरिया है ये पैरेट के लिए, अगर हम देखें तो ये पैरेट के वाला एरिया है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। और एंड्स की बात करते हैं अब। सम एंड्स आर एप्पल्स, यस ये सही है बात। कुछ जो एंड्स हैं वो एप्पल्स हैं। ये देखिए, अगर आप बात करें तो कुछ पैरेट हैं वो एंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना सम एंड्स आर पैरेट्स, तो सम एंड्स आर एप्पल्स एज वेल। क्योंकि कारण क्या है कि जो पैरेट है वो सारा एप्पल के अंडर ही है। मान लीजिए अगर आप देखें, अगर ए जो है उसका कुछ हिस्सा पी के पास है और पी का सारा ही ए के पास है, पी का हिस्सा, इसको हम एप्पल का हिस्सा कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सम एंड्स है वो एप्पल्स में हैं। तो ओनली बी इज द राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ करके बता सकते हैं, ये एप्पल्स हो गया, ये पैरेट्स, और ये पूरा का पूरा एप्पल्स। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगी कैसे यहाँ पे इसका आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इस स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट में हमारे पास है ऑल विंडोज आर डोर, नो डोर इज अ वॉल। कंक्लूजन में हमारे पास है, कंक्लूजन में सम विंडोज आर वॉल्स, नो वॉल इज अ डोर। तो बात करते हैं कि इसका आंसर हम लोग कैसे बता सकते हैं। ऑल विंडोज आर डोर, इसका मतलब विंडो
और डोर। नो डोर इज अ वॉल, वॉल की बात हो रही है। कोई भी डोर जो है वो कोई भी डोर वॉल नहीं है। बात करते हैं डोर की, तो डोर जो ये है, ये इसमें तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। कंक्लूजन्स क्या हैं? सम विंडोज आर वॉल्स, क्या कुछ विंडो वॉल्स हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं करी गई है, क्योंकि डोर के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो वॉल के साथ कैसे हो गया विंडो का? नो वॉल इज अ डोर, कोई भी वॉल डोर नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अगर आप देखें तो ये जस्ट इसका रिवर्स है। अगर हम इस स्टेटमेंट को और स्टेटमेंट को पढ़ें तो जस्ट इसका रिवर्स है ये। तो सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, ये डोर्स है, ये विंडोज है, जैसा कि मैंने बताया था। ऐसे ही वॉल अलग है, उसको कोई इससे रिलेशन नहीं है, इसलिए ओनली टू फॉलोज। अगर आप यहाँ पे देखें, ओनली टू जो कंक्लूजन है वही फॉलो किया जाएगा। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट में हमारे पास है ऑल डक्स आर रैट्स। पहले एक एक करके चलते हैं। ये यहाँ पे हमने लिया डक्स जो हैं सभी क्या हैं? रैट्स। उसके बाद है सम रैट्स आर हैट्स, सम रैट्स आर हैट्स। ऑल हैट्स आर लीव्स। तो ये अगर हम लोग इसको दोबारा भी बनाना चाहें तो ये यहाँ से आएगा, ये क्या है हमारे पास? लीव्स। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे, बट मैं चाहूँगा कि इसको शायद दोबारा बनाऊं ताकि और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने यहाँ पे बनाया डक्स, ये हुआ रैट्स। इसको दोबारा बना देते हैं पूरे को ही, डक्स रैट्स, सम रैट्स आर हैट्स। उसके बाद ऑल हैट्स आर लीव्स। तो ये हमें गिवन दिया गया। अगर हम देखें तो ये रैट की अगर हम लोग इससे बात करें तो ये डक्स है, साथ ही साथ ये हैट्स है, और ये यहाँ पे कॉमन एरिया पे है। साथ ही ये जो लीव्स का एरिया है, तो इस पूरी स्टेटमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि अब हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको पता लगा लिया है। इसमें अगर हम देखते हैं क्या लिखा है, सम लीव्स आर डक्स, सम लीव्स आर डक्स। तो लीव और डक के बारे में कोई बात नहीं है, क्योंकि रैट्स और हैट्स की बताई गई है। क्योंकि सम रैट्स आर हैट्स है तो लीव्स उसके ऊपर है, पर डक्स और लीव्स की कोई बात नहीं की गई, तो ये गलत है। सम हैट्स आर डक्स, क्या कुछ हैट्स डक्स है? ये भी नहीं हम बता सकते, क्योंकि हमें सिर्फ रैट्स की बात की गई है, क्योंकि सभी डक्स रैट्स हैं पर सभी रैट्स डक्स नहीं हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। थर्ड क्या है? सम लीव्स आर रैट्स। हाँ, सम लीव्स आर रैट्स, ये जो एरिया है अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारा का सारा, ये वाला भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एरिया तो है ही, साथ ही साथ ये वाला एरिया भी लीव्स का है, क्योंकि लीव्स तो इस पूरे एरिया का मालिक है, क्योंकि हैट्स भी लीव के अंदर ही आता है। इसलिए ये जो सारा एरिया है अगर हम लोग देखें तो ये सारा का सारा जो रैट का एरिया है, यही सेम शेयर कौन कर रहा है? लीव्स। तो इसका मतलब जो थर्ड है वो सही है यहाँ पे। अगर आप लोग आंसर में भी देखना चाहें तो वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिखेंगी, और ये क्लियर हो जाता है डायग्राम से कि थर्ड स्टेटमेंट ही फॉलो की जाएगी। जो थर्ड हमारे पास कंक्लूजन है वो फॉलो किया जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 4 में स्टेटमेंट है सम कप्स आर स्पून्स, सम प्लेट्स आर स्पून्स। तो अगर हम बात करें स्पून्स की तो इसमें बताया गया है कि सम कप्स, कुछ कप्स जो हैं वो स्पून्स हैं, और कुछ प्लेट्स जो है वो स्पून्स है। कंक्लूजन में हमें कहा गया है कि ऑल प्लेट्स में बी कप्स,
तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, दूसरी कंक्लूजन में लिखा गया है सम स्पून्स आर प्लेट्स, सम स्पून्स आर प्लेट्स। तो हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला रीज़न जो है, ये वाला रीज़न इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, इसलिए ये जो कंक्लूजन है सही है। तो सेकंड तो सही है हमारे पास। फर्स्ट में क्या कहा गया है, और प्लेट्स में भी कप्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कप और प्लेट की कोई बातचीत नहीं की गई है, पर यहाँ पे लिखा है मे बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मे बी लिखा है, अब ध्यान से पढ़ें। तो हो सकता है कि ये जो प्लेट्स और कप्स हैं ये आपस में जुड़े हों, और जो सभी प्लेट्स हैं वो कप्स के अंदर हों। कैसे? हम इसको अगर ऐसे सोचें तो ये कप्स है, ये प्लेट्स हैं और ये स्पून्स हैं। तो ऐसे भी इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, ये लिखा नहीं है, इसका डायग्राम अगर आप देखें, जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम यही बनेगा, पर मे बी लिखा है तो ये डायग्राम भी हो सकता है। इसलिए दोनों ही कंक्लूजन सही है, क्योंकि बहुत चालाकी से यहाँ पे मे बी लिखा गया है। इसका मतलब अगर हम ए बी सी डी ई ऑप्शन देखें तो ई ऑप्शन जो हमारे पास है वो राइट ऑप्शन होगा, इसलिए आंसर इसका ई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कप, स्पून्स और प्लेट्स के बारे में, क्योंकि इट इज क्लियर दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल प्लेट्स मे बी कप्स एंड ऑल्सो सम स्पून्स आर प्लेट्स, सो बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है नो विंडो इज अ कैट, ऑल कैट्स आर डॉग्स। ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी अलग तरीके से एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैंने इसकी एक बार तरीके से देखा है कि हम लोग एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। इसमें लिखा है नो विंडो इज अ कैट, कोई भी विंडो कैट नहीं है। कैट यहाँ पे है, विंडो यहाँ पे है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे है, कोई भी रिलेशन बीच में नहीं है। उसके बाद है ऑल कैट्स आर डॉग्स। ये अगर हम डॉग्स का बनाते हैं, ये और ये कैट का और ये डॉग्स का, तो ये यहाँ पे हमारे पास किसका हो गया, डॉग्स का। यहां से हम क्या समझ सकते हैं, अगर हम कंक्लूजन्स की बात करें तो क्या लिखा है, नो विंडो इज अ डॉग, कोई भी विंडो डॉग नहीं है। तो यहाँ पे कैट की बात हुई थी, पर डॉग भी हो सकता है कि यहाँ पे विंडो हो, पर हमें बताया नहीं गया है, तो हम नहीं मानते। नो डॉग इज अ विंडो, ये तो वही बात हो गई, तो ये दोनों ही हम कैंसिल कर रहे हैं। सम डॉग्स आर कैट्स, तो सम डॉग्स आर कैट्स, ये तो बात सही है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑल कैट्स आर डॉग है, इसका मतलब उल्टा यही होता है, ऑल डॉग्स आर कैट। फोर्थ है ऑल डॉग्स आर रैट्स, नहीं, ऑल डॉग्स कैट्स नहीं है, कुछ सम डॉग्स ही कैट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब ध्यान से देखें तो आंसर हमारे पास आता है थर्ड, सिर्फ थर्ड ही फॉलो करता है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शंस में कि सिर्फ और ये जो स्टेटमेंट है ए बी सी डी ई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डॉग्स है, हो सकता है कि डॉग्स के साथ कुछ विंडो हो, पर ये हमें गिवन नहीं है। फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट टू विंडो डायग्राम्स कैन बी मेड एंड फ्रॉम बोथ द डायग्राम इट इज क्लियर दैट ओनली थर्ड फॉलोज। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आप इसको अलग अलग तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं नेट पे, अगर आप देखना चाहें तो। सभी तरीके से रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए आप prepbharat.com का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेस्ट साइट है जहाँ से आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग, चाहे वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताई है, ताकि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी वर्बल रीजनिंग सीख पाए। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।